हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, ऑल डियर फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर हम इकोनॉमी का पीटी 365 देख रहे हैं और इसके लगभग हमारे 3 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। तो पहले आप उन 3 वीडियो को ज़रूर जाके देखें, तभी आपको क्लियर होगा कि हम एक्सटर्नल सेक्टर पे कैसे पहुँचे। और मैं आपको बता दूँ, हम जो लास्ट हमारे जो एमसीक्यू हैं, उनको ज़रूर लेके चल रहे हैं। लास्ट भी हमने एमसीक्यू सॉल्व करे थे, तो वो भी आप देखेंगे। आज हम टैकल करेंगे कुछ एफडीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो लास्ट यूपीएससी में पूछे गए हैं, ठीक है? तो आप वो वीडियो ज़रूर टैकल करें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको ये पीटी 365 फिनिश कैसे करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी जहाँ पे उसको फिनिश किया गया है 12 टू 15 आवर में या 10 टू 12 आवर में, राइट? अब आपको लगा कि भई मेरे को 10 से 12 घंटे में मेरी जो मॉड्यूल्स है पीटी 365 इकोनॉमी का, वो मैं खत्म कर लूँगा। उससे दिक्कत क्या होने वाली है आपको? सबसे पहले आपका स्टैटिक पोर्शंस में थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शंस होगा, राइट? उसके बाद आपका सी-सेट भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब होगा। तो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ी-सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें, फिर हमारा रिवीजन करने में मूड नहीं बनता। अच्छा, आपको करना क्या रहता है, आपको 1 आवर का आप शेड्यूल बना लीजिएगा कि भाई मेरे को मॉर्निंग में ये वीडियो देखनी है, यानी कि मैं शाम तक अपलोड कर देता हूँ उसको, ठीक है? तो मॉर्निंग में 1 वीडियो आपको देख लेनी है और उतने ही पार्ट को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ओके? तो इस तरीके से ये फिनिश करना होता है, ये नहीं है कि आपको प्रॉपर इसी पे ध्यान दें। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि सारा कुछ विज़न पीटी 365 से पूछा जाता है। भाई 80% तो क्वेश्चन आपके जो है स्टैटिक पोर्शन से होते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए आपको फोकस करना है अपने स्टैटिक पोर्शंस पे, यहाँ कनेक्ट करना है कि करंट का स्टैटिक से कोई रिलेवेंट है और वो थोड़ा-सा अपडेट हुआ है, तो उसमें आपको खुद को अपडेट करके रखना है, ठीक है ना? कंप्लीटली आप ये सोचिए कि मैं इसको पढ़ के जाऊँगा, निकाल दूँगा एग्ज़ाम, इससे नहीं होगा। चलिए तो आपको खत्म कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की। वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था अपना लास्ट जो हमारा था टॉपिक, ये हमने फिनिश किया था, कैरी ट्रेड किया था, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। सो अब हम देखते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। तो इंडियाज़ ट्रेड डेफिसिट की अगर हम बात करें, तो थोड़ा-सा पहले स्टेटस देख लेते हैं, फिर समझते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो करंट स्टेटस की बात करें इंडिया का जो एक्सटर्नल ट्रेड है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का, तो इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना, यूएसए, यूएई, रशिया एंड सऊदी, ठीक? वो भी है डिसेंडिंग ऑर्डर में। इंडिया के ट्रेड सरप्लस जो होता है वो कहाँ से होता है? यूएस, नीदरलैंड, यूके, बेल्जियम एंड इटली से। इंडिया के ट्रेड डेफिसिट जो है रोज विद किन-किन के साथ है? तो थोड़ा-सा हम देखते हैं। इसमें है हमारा चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, हांगकांग एंड नैरो में है विद द यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया एंड इराक फाइनेंशियल ईयर 2023। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ। ये स्टैटिकल रिव्यू करता है। इंडिया रैंक जो है वो 8th है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में। 18th है हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में। 7th रैंक है हमारी सर्विस एक्सपोर्ट में। ओके, अच्छा, अब चलिए हम आ जाते हैं ये न्यूज़ में क्यों है, तो वो देख लेते हैं। न्यूज़ में इसलिए है कि अभी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसने एक ऑफिशियली डेटा को रिलीज़ करा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वाला। उसमें रिकॉर्डेड हुआ है कि जो ट्रेड डेफिसिट है अपना वो 9 है आउट ऑफ 10 ट्रेडिंग पार्टनर के साथ, ठीक है? अच्छा, अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट का मतलब है सीधा-सीधा भाई हमारा कोई घाटा हो रहा है, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस दिखाता है अगर जब कंट्री वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट, मतलब उसे वो इंपोर्ट वो चीज़ें क्या कर रहा है कि भई इतनी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा जितनी इंपोर्ट कर रहा है। तो इससे क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट होगा, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं इम्पैक्ट क्या होते हैं ट्रेड डेफिसिट ऑन इकोनॉमी पे। नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या रहता है? नेगेटिव इम्पैक्ट में ये रहेगा भैया डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व टू पे फॉर एक्सेस इम्पोर्ट। तो डिप्लीशन होता है किसका? फॉरेक्स रिजर्व रिजर्व का, ठीक है? एंड लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और इससे क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है किसका? डोमेस्टिक करेंसी का। ये नेगेटिव इम्पैक्ट है किसके? ट्रेड डेफिसिट के, राइट? वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट में एडवर्सली अफेक्ट। तो इससे क्या होता है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो एडवर्सली अफेक्ट होता है ना? क्रेडिट रेटिंग ऑफ कंट्री एंड रेज बोरिंग कॉस्ट, जिससे उधारी ज्यादा बढ़ती है। भाई सीधी-सी बात है, हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कर ही नहीं पा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइना से लग्ज़री आइटम आते हैं। लग्ज़री यू कैन से दैट आपने बहुत सारी यूट्यूब पे या कहीं आपने वो वीडियो देखे होंगे, जो टॉयज़ टाइप के होते हैं। तो टॉयज़ है, इवन हम दिवाली की भी बात करें तो दिवाली के बहुत सारे दिए जो हैं, वो चाइना से इम्पोर्ट होते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि भई हमारी दिवाली है, फेस्टिवल मना हमारा चाइना रहा है ना? तो कुल मिला के स्किल बेस्ड एजुकेशन है उनकी, तो वो लोग क्या करते हैं कि भई देख लेते हैं कि अब च मैं अभी बताऊँ आपको, अभी लास्ट सदर बाज़ार में जब मैं गया था,
15 अगस्त को, राइट? सो मैंने वहाँ पे देखा था कि अपने तिरंगे होते हैं, तिरंगे आप ये मान के चलिएगा इतनी जो इंडियन हैंडमेड हैं, वो इतने डिमांडेबल नहीं थे जितने कि वो चाइना मेड थे, वो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल थे, है ना? तो भाई सीधी-सी बात है, अब इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट ही तो बढ़ रहा है ना, अगर हम कोई भी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है? पॉजिटिव पॉइंट क्या है? एक्सेस टू वाइडर रेंज ऑफ गुड्स, इंक्रीज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बाय इंपोर्ट्स ऑफ द कैपिटल गुड्स। ठीक। अच्छा, फैक्टर हैं कुछ इंडिया ट्रेड डेफिसिट के, वो देख लेते हैं कैसे-कैसे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि राइजिंग इंपोर्ट्स, मतलब इंपोर्ट जो है वो राइज हो रहा है, जैसे गोल्ड या क्रूड ऑयल या फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट हैं वो, कंजप्शन पैटर्न है, वो भी फैक्टर है जो इंडिया ट्रेड डेफिसिट होता है। ठीक है? स्ट्रक्चरल फैक्टर हैं, कुछ डोमेस्टिक प्राइसिंग है या अदर हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। अच्छा, यहाँ पे फिर दिया है एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंट व्हेन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी। ठीक। तो अब यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं हम। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो होता है वो जब होता है जब जीएसटी रेट जो है वो इनपुट, यू कैन से दैट जो रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स होते हैं उन पे ज्यादा जीएसटी लग रहा है एज कंपेरिजन टू द जीएसटी रेट फिनिश्ड प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट फिनिश हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे ये समझ लो कि आप जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी है वो वायलेट होगी, और डोमेस्टिक पॉलिसी हमारी वायलेट हो रही है, मतलब लोग ज़्यादा नहीं आ रहे हैं उसमें कि भाई रॉ मटेरियल महँगा है, फिनिश गुड्स हम इतनी बनाएँगे कैसे, है ना? तो इसलिए यू कैन से दैट ये सब फैक्टर हैं जिससे ट्रेड डेफिसिट होता है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। इनिशिएटिव भी लिए गए हैं क्या इसे प्रमोट करने के लिए कुछ? हाँ, लिए गए हैं। वो भी इनिशिएटिव जो लिए गई हैं, वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ली गई हैं। कौन-कौन सी हैं? जैसे एक है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे आरओडी टैप बोला जाता है स्कीम, ठीक? ये क्या है? ये लॉन्च करी गई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जो रिफंडिंग टैक्स की बात करती है, ड्यूटीज़ लेवी एट द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल ऑन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे ये रिफंडिंग टैक्स की बात करती है, आरओडीटीईएफ, ठीक? ये रिप्लेस किसको करती है? ये करती है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन स्कीम को। ट्रेड कनेक्ट ई पोर्टल एक ये भी लिया गया है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। भई हम ट्रेड डेफिसिट से हम कब बच सकते हैं? जब हम चीज़ें इम्पोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो अब सीधी-सी बात है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो उसी को प्रमोट की बात होगी ना, उसी को प्रमोट करा जाएगा। सो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफ़ॉर्म, ये प्लेटफ़ॉर्म जो है वो किसके कोलैबोरेशन से बना है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, एक्सिम बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इनकी कोलैबोरेशन से बना है। अच्छा, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ये है क्या? ये सिंगल विंडो इनिशिएटिव है, जिसका लक्ष्य है कि ये फैसिलिटेट करेगा किसको? इंटरनेशनल ट्रेड बाय द इंडियन एक्सपोर्ट। जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं, उनको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फैसिलिटेट करेगा। स्पेशली किसके लिए? एमएसएमई, बाय प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करेगा उन्हें? रियल टाइम एक्सेस टू ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो उनको रियल टाइम बताएगा ये कि भई ट्रेड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो रियल टाइम पे उनके लिए एक्सेस होती रहे, ठीक? अच्छा, इसी तरीके से एक और है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स, ये भी प्रमोट करता है एक्सपोर्ट को। तो इसको स्टेबलाइज़ किया गया 1963 में, और वो भी किस रूप में? ऑटोनोमस बॉडी के रूप में। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के रूप में। अब ये ग्रांटेड है किसमें? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, स्टेटस इसका 2002 वाला, ठीक है? तो ये ग्रांटेड हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें इंडिया के प्राइम बिज़नेस इंस्टीट्यूशन फोकस ऑन किस पे? तो इंडिया के जो यू कैन से दैट बिज़नेस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो फोकस करते हैं फॉरेन ट्रेड एंड, और वो क्या प्रोवाइड करते हैं? एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है? जैसे इंटरनेशनल बिज़नेस रिसर्च है, ट्रेनिंग है एंड एजुकेशन है। तो ये सब प्रोवाइड करेगा आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्लियर कट हो गया? चलिए, आगे चलते हैं फिर हम। देखिए, ओवरव्यू करना होता है, मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको। आपको समझना है कि क्या करंट हमारा कनेक्टेड है स्टैटिक पोर्शन से, ठीक है? बाद बाकी आपको फुल्ली फोकस करना है अपने सिलेबस के जो कीवर्ड हैं उन पे, उसके बाद आपको लास्ट पीवाईक्यू है वो। अब हम देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यू कैन से दैट एफडीआई। एफडीआई का मतलब क्या है? एफडीआई का मतलब है जो फॉरेनर लोग हैं वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे समझ लो शुद्ध भाषा में, ठीक है? अच्छा, अभी एक्चुअली में न्यूज़ में क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कुछ कमी दिखी गई है। कॉन्ट्रैक्टेड है बाय द 3.49 टू 44.4 बिलियन डॉलर एज़ कंपैरिजन टू 2022-23 का सेशन के हिसाब से, ये अभी इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टेड यू मीन कमी देखी गई किसमें? एफडीआई में, इसलिए ये न्यूज़ में है। अच्छा, इसका डेटा जो रिलीज़ किया जाता है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं एफडीआई ट्रेंड्स 2023-24, इसी की बात कर रहे हैं।
तो सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है हमें कहाँ से मिलता है? वो सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए से, राइट? सेक्टर जो है किस सेक्टर के लिए मिलता है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नंबर 1 सर्विस सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ओके? अच्छा, टॉप स्टेट जो है वो रिसीव करती है एफडीआई, तो महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका। ये एफडीआई सबसे ज़्यादा रिसीव करती है। अब ये क्वेश्चन हम लगाएँगे, थोड़ा-सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ, 2020 का क्वेश्चन है। ओके। अच्छा, अब बात करते हैं एफडीआई इन्फ्लो इन इंडिया 2000 से लेकर 2024 तक। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपको मिलेगा सर्विस सेक्टर में, ठीक है, एफडीआई। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, उसके बाद ट्रेडिंग में। ये ज़रूर याद रखना है आपको, ये डेटा आपका पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, मेबी। आई थिंक ये 2000 से 2010 के बीच में किसी लास्ट पीवाईक्यू में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक? टॉप कंट्री हैं मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए, अभी हमने पढ़ा था। चलिए, अब हम बात करते हैं एफडीआई की। अभी मैंने बताया आपको, एक्चुअली में ये डीपीआईआईटी जिसका फुल फॉर्म था हमारे पास, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक बार और बता दे रहा हूँ आपको। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है? ये इसकी नोडल डिपार्टमेंट है, इसको फॉर्मुलेट करने के लिए, जो भी एफडीआई की पॉलिसी होंगी भारत में, ठीक है, उनके लिए। अच्छा, एफडीआई जो है वो परमिट थ्रू ऑटोमेटेड रूट, यू कैन से दैट, जिसमें गवर्नमेंट के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, या फिर गवर्नमेंट रूट, दोनों की आवश्यकता होती है। फॉरेन करेंसी convertible bonds and foreign institution investment with a certain condition and global depository receipt are included in एफडीआई। तो ये जरूर आपको याद रखना है। कभी को ये पूछ लेता है कि एफडीआई में कौन कौन सी चीजें आती हैं और कौन कौन सी नहीं आती हैं। तो देखिए, फॉरेन करेंसी, अब देखिए यहाँ एक शब्द समझना, ये है कन्वर्टेबल, मतलब हम कोई भी चीज जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना? जैसे यूएस डॉलर है टू इंडियन रुपीज में, राइट? इसी तरीके से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट है, यानी कि फॉरेन के एफएफआई, ये भी जो है वो किस में आएगा? एफडीआई में, ठीक है? ये थोड़ा आपको समझना है। एफडीआई जो है वो लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, यहाँ से थोड़ा सा ये दब रहा है, मैं इसको और कम कर देता हूँ। ये जरूर आपको याद रखना है, ये एफडीआई जो है वो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है, मतलब वो उधारीकरण की बात नहीं करता, है ना? तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा था, इसमें कुछ नहीं था। अभी मैं इसको मिला के दिखाऊंगा आपको, ये डायरेक्ट कैसे पूछा था क्वेश्चन। एफडीआई इज प्रोहिबिटेड। अब एफडीआई कई बहुत सी जगह निषेध भी करता है, मतलब जहाँ प्रोहिबिटेड है, जैसे लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बैटिंग, गैम्बलिंग और बेटिंग में भी, चिट फंड में, निधि कंपनी में, ट्रेडिंग एंड ट्रांसफर डेवलपमेंट, राइट? सो यू कैन से दैट इन चीजों में अगर एफडीआई इंक्लूड नहीं हो सकता, मतलब एफडीआई इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा आपको देखना है। लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, वेटिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, ओके? अच्छा, अब हम देखते हैं, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको मैं अभी थोड़ा सा छोटा करके फिर समझाता हूँ। सो यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आया था, क्या है? 2020 का क्वेश्चन है ये। With reference to foreign direct investment in India, which one of the following is considered its a major characteristic? एक सीधी लाइन लिखी हुई है, इट इज ए लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल। आप ये देखो, ये विजन आईएएस में लास्ट टाइम की अगर आप मैगजीन देखोगे तो सीधा सीधा नहीं उतारा था, बट इस बार उन्होंने सेम टू सेम बिल्कुल डिट्टो यही उतारा है कि भाई ये नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है, ठीक है? तो सिंपली भाषा में इसका आंसर मिल रहा था, आंसर बी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बिल्कुल सीधी भाषा में लिखा हुआ है, ये देखेंगे आप, एफडीआई, हाँ, ठीक। सो एफडीआई इज लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, सीधा सीधा यही आंसर जो मैंने आपको लिखा है, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई में। तो जो एफडीआई है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई। देखो, मैं सिंपली सी भाषा में आपको थोड़े थोड़े अर्थ समझा दे रहा हूँ, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलो, कोई फॉरेनर फर्म है और उसको इंडिया में पैसा लगाना है, तो अगर उसने मान के चलो फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री बन रही है, तो फैक्ट्री फैक्ट्री में क्या करा, फैक्ट्री में ये मान के चलो कोई अमेरिका का बंदा है या कोई फर्म है, उसने फैक्ट्री में पैसा लगा दिया अपना, ठीक है? तो वो तो उसका एफडीआई हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर उसने फैक्ट्री में पैसा न लगा के कोई म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, ठीक है, जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, उसमें अगर उसने लगा दिया म्यूचुअल फंड वाले में, तो वो उसका एफपीआई हो जाएगा। क्लियर कट हो गया? तो बस इतना समझना था, उसके बाद हम आराम से इसको निकाल लेंगे। डेफिनेशन क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, राइट? इट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी और एन इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट। बिजनेस इंटरेस्ट के लिए यू कैन से दैट इसमें इन्वेस्टमेंट करा जाएगा, और वो भी दूसरी कंट्री में जाके, ठीक है?
अच्छा, ये क्या है? फिजिकल एसेट्स होते हैं, जैसे फैक्ट्री, ऑफिस, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर कट हो गया? तो फिजिकल एसेट्स जो है वो एफडीआई में। अब इसी को उल्टा कर दो थोड़ा सा, तो ये एफवीआई है, यहाँ भी वही करनी होगी। इन्वेस्टिंग इन द फाइनेंशियल एसेट ऑफ ए फॉरेन कंट्री सच एज स्टॉक और बॉन्ड अवेलेबल ऑन ए एक्सचेंज। यहाँ इन्वेस्ट जो होगा वो किस में होगा? फाइनेंशियल एसेट्स में होगा। अभी मैंने बताया आपको, स्टॉक्स, बॉन्ड एंड म्यूचुअल फंड। क्लियर है? अच्छा, प्रोविजन की बात करेंगे, कंट्रोल जो है इसका कैसे होता है? प्रोवाइड द इन्वेस्टर सिग्निफिकेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। तो इसमें क्या है? इन्वेस्टर को एक कंट्रोल और मैनेजमेंट का राइट मिल जाता है, बट यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं मिलेगा इन्वेस्टर को। ठीक, आगे रिस्क, रिस्क की बात करते हैं एफडीआई की। तो यहाँ हाई रिस्क है। भाई हाई रिस्क क्यों है? कोई भी चीज है, मान के चलो वो एक देश से दूसरे देश में बनने जा रही है, तो वहाँ बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। कुछ पॉलिटिकल मेथोडोलॉजी होती है, उनको भी कंप्लीट करना पड़ता है। इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, उनको भी करना पड़ता है। कोई कमिटमेंट होती है, वो भी सब देखने पड़ते हैं, है ना? तो इसलिए रिस्क इसमें होती है। और हमारी एफपीआई में क्या होता है? लो रिस्क होती है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों है भैया? कोई भी चीज है वो बन गई, स्टेबल हो गई, ठीक है। अब वो हाई वॉलेटाइल, सो यहाँ पे देखिए हाई वॉलेटाइल का मतलब क्या है? यहाँ पे जो फंड होगा वो कैन एग्जिट, मतलब किसी भी टाइम पे एग्जिट कर सकते हैं आप, क्विक इन रेस्पॉन्स टू मार्केट चेंज। ठीक है, मार्केट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग से आप जो है फंड को एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको काउंटेड करता है किसमें? एफडीआई में। कब करता है? कि कोई भी इन्वेस्टर है अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है और वो स्टेक ले लेता है 10% से अधिक किसी भी कंपनी की, तब। ठीक है, चलिए आगे फिर हमारा टॉपिक है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। मतलब हम कुल मिला के ये राष्ट्रीयकरण कैसे करें भारतीय रुपये का, तो वो है। तो उसको देखते हैं। उसके लिए हमें दो अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बंदा अकाउंट नहीं खुलवाने पड़ेंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हमें राष्ट्रीयकरण करना है किसी भी चीज का या इंटरनेशनलाइजेशन करना है किसी भी चीज का, तो उसके लिए ये है कि वो चीजें हर कंट्री में अवेलेबल हो। ठीक है ना? तो इजीली इंटरनेशनलाइजेशन हो गया उस चीज का, ऐसे समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो दो अकाउंट की बात करी गई। और वो कौन कौन सी बात करी गई? आरबीआई ने अभी हाईलाइट करे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए थ्रू द सोशल सॉरी स्पेशल नॉन रेजिडेंस रुपीज, यू कंसिडर एसएनआर, एंड स्पेशल रुपी बोस टू अकाउंट फॉर प्रमोटिंग क्या? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ आईएनआर। आईएनआर का मतलब है इंडियन रुपी। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं ये है क्या। तो यहाँ पे है स्पेशल नॉन, राइट, सो स्पेशल नॉन रेजिडेंस रुपीज अकाउंट, एसएनआर। कोई भी पर्सन है, रेजिडेंस है आउटसाइड इंडिया, मतलब वो है तो इंडियन पर्सन पर वो आउटसाइड इंडिया रह रहा है, हैविंग अ बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया, और वो बिजनेस कर रहा है भारत में रह के। तो उसका जो अकाउंट है जहां वो रह रहा है वहां अकाउंट खुलवाएगा और उसमें वो पैसे रखेगा। वो भी किस में? आईएनआर में। ठीक है ना? ये समझना है आपको। कैन ओपन एस एन आर अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग थ्रू बोनाफाइड ट्रांजेक्शन इन द रुपी। क्लियर है? अच्छा, आगे एसएनआर की अगर हम बात करें, ये यूजुअली अलाउ करता है स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन इन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, इन सब में। अब हम बात करते हैं स्पेशल रुपी बोस्ट्रो अकाउंट की। ये क्या है? बोस्ट्रो अकाउंट जो है वो एक ऐसा अकाउंट है जो डोमेस्टिक बैंक जो होती हैं वो होल्ड करती हैं फॉरेन बैंक के, जो भी यू कैन से दैट फॉर्मर डोमेस्टिक करेंसी होती है उनको। मान के चलो मान के चलो हमारे देश में कोई बैंक है, फॉर एग्जांपल एसबीआई, ठीक है, और कोई फॉरेन बैंक है। अब वो फॉरेन बैंक वाले अपना पैसा रखना चाहती है इंडियन में, सो वो रखेंगे किसमें? स्पेशल रुपीज बोस्टो अकाउंट, यानी कि वो भी एसबीआई में जो पैसा होगा वो किसमें होगा? आईएनआर में। ठीक है, बस वो बोस्टो अकाउंट होता है, ये समझना है आपको। अब इसके लिए आरबीआई के अप्रूवल की आवश्यकता है, ये थोड़ा आपको समझना है। और ये जो है यू यू कैन सी दैट स्पेशल रुपी बोस्टो अकाउंट जो होता है वो एडिशनल अरेंजमेंट है executing system that use freely convertible currency and work as a complementary system। ओके, चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन करेंसी करने के लिए उसके लिए क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो कॉमन सी बात है, आप समझ गए होंगे कि इंटरनेशनल करेंसी जो होती है वो करेंसी है जो यूज की जाती है बियॉन्ड द बॉर्डर। ठीक है, और यू कैन से दैट उसको जो कंट्री रेजिडेंस है वो यूज नहीं करते, बल्कि उसे अदर कंट्री के लोग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? वही कहानी है, नॉट जस्ट बाई कंट्री रेजिडेंस बट आल्सो बाई नॉन रेजिडेंस। ठीक है, एज लाइक जैसे यूएस डॉलर है, यूरो है, ईटीसी। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो भाई क्या क्या चाहिए, क्या क्या किस तरीके से हम कर पाएंगे। तो हमें इंटरनेशनल जो करेंसी होती है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक, आईएनआर यानी कि इंडियन रुपी जो है वो शुड बी वाइडली यूज इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में यूज होनी चाहिए, इजिली वो कन्वर्टेबल हो जाए, एंड
एंड कंट्री शुड हैव स्टेबल फाइनेंशियल मार्केट। ओके। अच्छा, कुछ चैलेंज भी हैं इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए करेंसी को। तो पहले स्टेबिलिटी कंसर्न, उसमें आ जाता है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी डायलेमा, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी की दुविधा, या टैरिफिन डायलेमा, ये सब जो है वो स्टेबिलिटी कंसर्न है किसको लेके, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी को। पॉलिसी चैलेंज भी है कुछ, है ना। तो ये मतलब आप समझ सकते हो कि भाई हमारी पॉलिसी उस लेवल की नहीं है कि हम अपने रुपीज को इंटरनेशनलाइजेशन कर सकें, है ना। तो उसमें जैसे ट्रैफिन डायलेमा आ जाता है, ठीक है। अब ट्रैफिन डायलेमा क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, कब होता है ये, जब कंट्री नीड टू सप्लाई एनफ ऑफ इट्स करेंसी टू मीट ग्लोबल डिमांड, है ना, while also maintaining its डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी। तो कुल मिला के अपनी डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करने के टाइम पे क्या होता है कि वो चाहती है, कंट्री चाहती है कि भाई वो उसकी जो यू कैन से दैट जो मनी सप्लाई है वो इनफ होनी चाहिए, है ना। तो जिससे और करेंसी को क्या मिले, ग्लोबल डिमांड मिले, तो तब ये ट्रैफिन डायलेमा आता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ इट। अगर मान के चलो हमारा रुपी इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है तो हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है, हमारी वनरेबिलिटी घटेगी, डॉलर डिमांड घटेगी हमारी, बिजनेस कॉस्ट हमारी कब घटेगी, और रिजर्व्स नीड जो हम करते हैं फॉरेन जो यूएस डॉलर का, वो भी हमारी घट जाएगी, ठीक है। कुछ स्टेप लिए गए हैं क्या इंटरनेशनलाइजेशन रुपी करने के लिए? हाँ, लिए गए हैं। कौन-कौन से लिए गए? वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। जैसे कैपिटल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है? ये लिया गया एक स्टेप। दूसरा स्पेशल बोस्ट टू रुपीज़ अकाउंट, अभी हम देख रहे थे इसके। दूसरा हमारे पास है इंक्लूजन ऑफ आईआर इन कंटीन्यूअस लिंक सेटलमेंट यानी सीएलएस के थ्रू। ये भी एक स्टेप है जो लिया गया है करेंसी को इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए। हम इंडियन रुपी की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है? अदर कुछ और भी लिए गए हैं जैसे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई, अभी आपने देखा होगा जैसे मलेशिया और अदर कंट्रियों में भी है, चलना स्टार्ट हो गया है। बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है। आईएनआर एज़ अ डिज़ाइनेटेड फॉरेन करेंसी इन श्रीलंका, ठीक है? रुपी डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो इश्यू करे गए हैं, कुछ मसाला बॉन्ड एज लाइक। तो ये स्टेप लिए गए हैं मनी को और रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं गोल्ड बैक्ड करेंसी, ये क्या है? अभी जिम्बाब्वे ने लॉन्च करा है गोल्ड बैक्ड करेंसी, जिसको हम बोलेंगे GIZIG, जिग, ओके। गोल्ड बैक्ड करेंसी की अगर हम बात करें तो गोल्ड बैक्ड करेंसी ये फिक्स वैल्यू की बात करता है, और इसमें क्या होता है, डायरेक्टली लिंक टू गोल्ड, यानी कि कन्वर्टेबल करेगा जो भी आपके पास जिग होगा उसको, किसमें, गोल्ड में, ठीक। अच्छा, मनी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, बाय अवेलेबल गोल्ड रिजर्व। इट हैज ए इनहेरेंट वैल्यू एंड हैज पोटेंशियल फॉर स्टेबिलिटी इन लॉन्ग रन। इसी तरीके से एक फिएट करेंसी है, ये चाइना ने स्टार्ट करी थी 1000 ईस्वी पहले, है ना, वो आपने पढ़ा होगा कुछ। सो फिएट करेंसी है, इसमें क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसकी लैक्स है कुछ, और ये स्टेबलाइज करता है लीगल टेंडर बाय दी गवर्नमेंट के द्वारा, और ये वैल्यू जो है इसकी वो डिटरमाइन की जाती है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, और ये सपोर्टेड नहीं है फिजिकल कमोडिटी के द्वारा, क्या, फिएट करेंसी, ठीक है। और इट गिव्स सेंट्रल बैंक्स मोर कंट्रोल टू प्रिंट रिक्वायर्ड मनी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये कौन सी कॉन्फ्रेंस है? तो देखिए आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा किसके बारे में, डब्ल्यूटीओ के बारे में, या फिर आईवीआरडी के बारे में, आईएमएफ के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो ये थोड़ी सी चीजें मैंने पहले स्टैटिक पोर्शन में पढ़ी होंगी, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ के आ रहे हैं तो मैं थोड़ा जल्दी भी बता रहा हूँ, है ना, और मैं माफी चाहूंगा थोड़ी सी मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो क्या रहता है कि आपको सीधा फोकस करना होता है कि भाई स्टैटिक्स पढ़ा हुआ है, यहाँ पे करंट क्या है, बस वो देखना है, दैट्स इट, हो गया हमारा, ठीक है ना। सो देखते हैं हम क्या है ये न्यूज़ में। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑफिशियली किस नाम से जानी जाती है, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, है ना। और ये कब ब्रेटन वुड्स जो हेल्ड हुआ था, कहाँ पे, यूएसए में, जिसका नाम है न्यू हेम्स्फियर, है ना, 1944 में। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसका पर्पज क्या है। इसका पर्पज है कि एग्री करना अपॉन ए सीरीज ऑफ न्यू रूल फॉर द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो भी यू कैन से दैट न्यू सीरीज होगी, उनको अप्लाई करना इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में। अच्छा, ये डेलीगेटेड इसमें कितने नेशंस हैं, 44 नेशंस हैं, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, क्रिएशन की बात करेंगे ब्रिटेन बोर्ड्स इंस्टीट्यूशंस की, तो इसमें कौन कौन से, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईवीआरडी बोलते हैं, जो रेफर करी जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। फिक्स एक्सचेंज रेट रिजाइम्स, ईच मेंबर कंट्री जो होते हैं ब्रिटेन वुड्स में वो फिक्स वैल्यू की बात करते हैं पर वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म ऑफ गोल्ड एंड यूएस डॉलर में, ठीक है। हाउएवर फिर भी क्या है, जो क्राइसिस ऑफ डॉलर एक्सचेंज क्राइसिस जो था 1971 वाला, वो यूएसए में सस्पेंड कर दिया गया था कि डॉलर जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा किसमें, गोल्ड में।
ठीक है? और 1973 में क्या था, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो था उसको प्रमोट करा गया। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा-सा ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता क्या है? तो उसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं हम। अब देखिए यही होता है हमारे लिए मेन-मेन पढ़ने के लिए कि भई कौन-सा कीवर्ड कहाँ काम आ रहा है, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं तो वो निकालना है हमें। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कंट्री करेंसी है, प्राइस इज़ डिटरमाइन्ड बाय द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब कुल मिला के ये है कि कंट्री करेंसी के जो प्राइस होंगे वो डिटरमाइन किसके द्वारा होंगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के द्वारा, बेस्ड ऑन किसके ऊपर? सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। और ये डिफरेंट होता है किससे? फिक्स एक्सचेंज रेट के द्वारा। जिसको सेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर कट है? तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है, वो आपका किस बेस पे बनता है? वो बनेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सप्लाई और डिमांड के ऊपर। बट जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, वो गवर्नमेंट सेट करेगा इसको। बेनिफिट क्या होते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के? ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ये सब प्रोवाइड करेगा फ्लोटिंग फ्लोटिंग मतलब बहना, है ना? बहता हुआ चीज़। कुछ एग्जांपल हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट है, यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड किंगडम है। ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ये क्या है? ये क्यों न्यूज़ में है? ठीक है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो कंप्लीट कर रहा है रिव्यू किसका? एक्सटेंड अरेंजमेंट अंडर द एक्सटेंड फंड फैसिलिटी। किसके लिए? इजिप्ट के लिए। ठीक है? इसलिए न्यूज़ में ये है। अब हमें पढ़ना पड़ेगा भाई एक्सटेंड फंड फैसिलिटी क्या है? तो देखिए, भई ये फंड कब मिलता है, कौन-सी कंट्री को मिलेगा? तो ये जब मिलता है एक यहाँ थोड़ा-सा मैं बता दे रहा हूँ, एक्सटेंड फंड फैसिलिटी है, ये सहायता देगा उन कंट्रियों को जो एक्सपीरियंस कर रही हैं क्या? सीरियस पेमेंट इम्बैलेंस मतलब कुल मिला के मैं ऐसे समझाना चाहूँगा आपको कि मेरा एक दोस्त है, जिसका नाम राम है और उसको मान के चलो, उसने बोला भाई मेरा बजट खराब हो रहा है, मुझे अभी तू मदद कर दे, नेक्स्ट टाइम मेरा पेमेंट आ जाएगा, मैं तेरे को पैसे दे दूँगा। मैंने बोला ठीक है बॉस, मैं आपको पेमेंट दे देता हूँ। तो मैंने उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 की मदद कर दी मैंने, ठीक है? और सैलरी आई उसने मेरा पेमेंट दे दिया। तो इस मतलब कुल मिला के ये है कि मैंने जो उसको फंड दिया वो क्या था? मतलब उसका बजट बिगड़ रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए जो मैंने फंड दिया, उसे बोलेंगे हम एक्सटेंड फंड फैसिलिटी। क्लियर कट हो गया आपके? बस वही सारी चीज़ें हैं। सो ये सहायता करता है उन कंट्रियों को जो सीरियस पेमेंट इम्बैलेंस का सामना कर रही हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर इम्बिडिमेंट्स है और स्लो ग्रोथ हो रही है इस कारण से, है ना? एंड इनहेरेंटली वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है उनकी इसलिए, क्लियर है? और ये सपोर्ट करता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम विद अ फोकस ऑन पॉलिसी नीडेड टू करेक्ट स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस ओवर एक्सटेंडेड पीरियड। तो ये देखिए उनके जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हैं, उनको भी करेक्ट करने के लिए जो पॉलिसी बनानी होती है, वो भी उनको भी देखता है ये। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जितने मेंबर कंट्री हैं किसमें आईएमएफ में एक्चुअल एंड पोटेंशियल एक्सटर्नल फाइनेंशियल नीड आर एलिजिबल ये सब एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं आईएमएफ की। आईएमएफ ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी बात करेंगे तो आईएमएफ जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किन कंट्रियों को जिनमें क्राइसिस हो गया या मान के चलो वो उनके डेवलपमेंट जो बैंक है यू कैन से दैट वो सामना कर रहे हैं किसका क्राइसिस का तब सपोर्ट करता है आईएमएफ ठीक है फाइनेंशियल सपोर्ट बट ये किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पैसे उधार नहीं देगा ये बात आपको जरूर याद रखनी है सो यहाँ लिखा हुआ है आईएमएफ डज नॉट लैंड फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कब देगा जब डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्राइसिस का सामना कर रही है उस टाइम पे अच्छा इनके उधारीकरण का क्या इंस्ट्रूमेंट्स है? तो इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे जनरल रिसोर्स अकाउंट इसके थ्रू दिया जाता है। तो इसमें कैसे दिया जाएगा? देखिए कंसेशनल और नॉन कंसेशनल। तो देखिए जो जनरल रिसोर्स अकाउंट होगा उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, नॉन कंसेशनल टर्म में मिलेगा इसमें, ठीक है? और पॉवर्टी रिडक्शंस एंड ग्रोथ ट्रस्ट की अगर बात हो रही है, ये भी इंस्ट्रूमेंट्स है किसका? लैंडिंग का सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स है लैंड करने के लिए आईएमएफ का, ठीक है? सो इसमें आपको मिलेगा कंसेशनल फाइनेंस मिलेगा इसमें पॉवर्टी की बात होगी तो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट इसमें क्या होता है ये ऑफर होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू लो इनकम एंड वनरेबल मिडिल इनकम कंट्री के लिए ठीक है तो उनके लिए होगा ये अच्छा बात करते हैं गोल्ड ट्रेंच की गोल्ड ट्रेंच रिजर्व रेफर टू क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाई आईएमएफ टू इट्स मेंबर क्लियर है अब हम एक एमसीक्यू भी देखेंगे भी जो इसी पे आया है हमारा डायरेक्ट आपको याद रखना है गोल्ड ट्रंच रिजर्व रेफर टू क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाई किसके द्वारा होता है ये आईएमएफ के द्वारा अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन यूएसए में और इसकी उत्पत्ति हुई ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 के द्वारा ये याद रखना है आपको कि ये प्रमोट्स करता है ग्लोबल लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स को एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म ना लोन और हेल्प करता है कंट्रियों को दैट एक्सपीरियंस बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम तो कुल मिला के आपको ये समझना है भाई किसी बैंक का अगर
जो मेंबर हैं उनका अगर बैलेंस बिगड़ रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, तब आ जाता है आईएमएफ उनको फंड देने के लिए। 191 कंट्री है, इंडिया भी इसका मेंबर है, ज़रूर याद रखना है आपको। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बोर्ड ऑफ गवर्नर, ये हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसका? आईएमएफ का, ठीक है? और इसमें एक गवर्नर होता है और एक अल्टरनेटिव गवर्नर होता है जो हर कंट्री से होगा, यानी कि 191 कंट्री से, ठीक है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करेंगे, इसमें 25 मेंबर होते हैं जो डे टू डे वर्क का काम करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी यानी कि आईएमएफसी, इसमें 24 मेंबर होते हैं जो एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है, ठीक है? कुछ रिपोर्ट्स भी ये जारी करता है आईएमएफ, वो ज़रूर याद रखनी है। ये पूछी जाती है, लास्ट पीवाईक्यू आप देखेंगे तो डायरेक्ट पूछी है। हालाँकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं करा है, क्यों? क्योंकि ये बहुत नॉर्मली है, आपको ये याद होना चाहिए अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है आपने तो। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये पूछे जा चुके हैं यूपीएससी में लास्ट 20 ईयर्स में। हर बार ही आता है क्वेश्चन इसका कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कोई न कोई रिपोर्ट का, ठीक है? चलिए, सो अब हम देखते हैं, मैंने क्वेश्चंस को यहीं कहीं लगाया है वो। हाँ, ये रहा, ठीक है। ये है गोल्ड ट्रंच रिजर्व रेफर टू। तो देखिए अब यहाँ पे सीधा-सीधा है, आपको समझ के चलना है भाई क्या है ये। अभी हमने पढ़ा था अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय द आईएमएफ और इट्स मेंबर। भाई मैं आपको बताऊँ ना, सीधा-सीधा पूछता है वो। और देखिए अब उस इसमें अभी हम यहाँ थोड़ा-सा देख लेते हैं, मैं इसको वहीं लेके चल रहा हूँ। अब देखते हैं क्रेडिट सिस्टम, अभी हमने यहाँ पढ़ा था गोल्ड ट्रंच का मतलब, ये लिखा हुआ है। गोल्ड ट्रंच रिजर्व ट्रंच रेफर टू अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय इट्स मेंबर। अब आप देखेंगे सीधा उतारा है यहाँ से, कुछ नहीं करा है उसने। यूपीएससी का जब क्वेश्चन बनाया गया है, तो कुछ नहीं करा है, एक लाइन उठा ली यहाँ से और यहाँ पे ये उसने लगा दी, बस हो गया। उसका आंसर 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की पहले हम बॉडी पढ़ लेते हैं तो थोड़ा-सा और समझ में आएगा। ये भी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 के थ्रू हुआ है। इसका काम क्या है? ये पॉवर्टी को रिड्यूस करने का काम करता है और सपोर्ट करता है डेवलपमेंट, यू कैन से दैट डेवलपमेंट के लिए उनको, और प्रोवाइड करता है क्या? फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्री। अब ये ध्यान रखना है, डेवलप कंट्रियों को प्रोवाइड कराता है या डेवलपिंग? तो आईएनजी याद रखना है आपको, डेवलपिंग कंट्रियों को वर्ल्ड बैंक क्या देता है कि भई अपनी गरीबी कम करो और उनको खुद को डेवलप करो और उनको फाइनेंशियल और टेक्निकली दोनों असिस्टेंस ये प्रोवाइड कराता है। ज़रूर याद रखना है आपको। और वो कौन-सी सहायता दे रहा था आपको? आईएमएफ, ज़रूर देखना है। ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहा था, ठीक है? क्लियर कट है? देखिए जब तक आप थोड़ा-सा अंतर नहीं समझेंगे इन बॉडियों में, और बॉडी से एक क्वेश्चन बनता है, श्योर शॉट है। अच्छा, आगे देखते हैं। उसमें 191 कंट्री थे, इसमें 189 कंट्री है, ठीक है? इंडिया भी मेंबर है इसमें, उसमें भी इंडिया मेंबर था। कंट्री मस्ट फर्स्ट जॉइन द आईएमएफ। अब देखिए, पहले कंट्री को आईएमएफ जॉइन करना पड़ेगा, तब वो एलिजिबल होगा किसके लिए? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के लिए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करूँ तो इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से? आईवीआरडी, आईएफसी, आईडीए, मीगा, आईसीएसआईडी। ज़रूर याद रखना है आपको। 5 ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आते हैं। अब ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है ना? अच्छा, इसकी कुछ रिपोर्ट भी हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स एंड रिसिप्ट्स फॉर द लिविएबल प्लैनेट्स, अचीविंग नेट ज़ीरो एमिशंस ऑफ एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट्स। ये किसकी है? वर्ल्ड बैंक की, राइट? अच्छा, अब हम पहले थोड़ा-सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि ये 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं कौन-कौन से? उसके बाद चलेंगे हम कि न्यूज़ में क्यों था और क्या कारण था। सो देखते हैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट, जिसे आईवीआरडी बोला जाएगा। ये इसका काम क्या है? ये लोन प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगा किसको? जिनकी जो मिडिल इनकम वाले कंट्री हैं उनको, ठीक है? और जिनकी लो इनकम क्रेडिट वर्थ है, ठीक? तो ये ध्यान रखना है आपको, ये लोन का काम करता है और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगा कौन? आईवीआरडी। उसके बाद करते हैं हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका काम क्या है? ये कंसेशनल लोन देगा, मतलब कंसेशन का मतलब है छूट, है ना? इंटरेस्ट नहीं देना आपको। लोन एंड ग्रांट टू द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री, ठीक है? तो वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट कंट्री है उनको कंसेशनल लोन और ग्रांट जारी करता है कौन? आईडीए, ठीक है? ये सब किसके? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के क्या है? पार्ट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी कि आईएफसी। ये क्या काम करेगा? ये प्राइवेट सेक्टर को डेवलप की बात करेगा, ये भी देखना है आपको, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी मीगा। ये क्या है? ये पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस है या क्रेडिट इनहांस, ये प्रमोट करेगा किसको? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। तो कुल मिला के ये कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का काम कौन करता है? मीगा, याद रखना है आपको। उसके बाद है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसका काम क्या होगा?
ये प्रोवाइड करेगा आर्बिट्रेशंस एंड कॉन्सिलिएशन सर्विस फॉर द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टर। यानी कुल मिला के ये है कि गवर्नमेंट और फॉरेन इन्वेस्टर के बीच अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उनको रिजॉल्व करने का काम करेगा आईसीएसआईडी। अच्छा, अब ये नोट वाला जरूर पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक जो है वो रेफर करती है किसको, आईवीआरडी एंड आईडीओ को। वेयर वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये तो वर्ल्ड बैंक की बात है जिसमें दो होते हैं, आईवीआरडी और आईडीए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करेंगे तो ये पांचों इंस्टीट्यूशन को लेता है। याद रखना है आपको, ग्रुप लग जाएगा तो पांच हो गए, और ग्रुप नहीं लगा तो दो हुए, कौन, आईबीआरडी और आईडीए। जरूर ध्यान रखना है आपको। इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है किसका, आईसीएसआईडी का, ये याद रखना है आपको, इंडिया मेंबर नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब हम देखते हैं ये न्यूज में क्यों है, क्या कारण है इसका। तो वर्ल्ड बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म जो जो बिजनेस है उसको लाइव करेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। तो ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, उसमें तो 5 ऑर्गेनाइजेशन हो गए, गारंटी प्लेटफॉर्म और बनाया गया है। इसके बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई 2024 में हुई, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब मैं डब्ल्यूबीजी पढ़ूंगा तो आप समझ लेना कि ये बात हो रही है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, ठीक है। तो ये गारंटी करेगा, कंसोलिडेट करेगा कि जितने भी गारंटर हैं, है ना, प्रोडक्ट्स एंड एक्सपर्ट फ्रॉम अक्रॉस दी वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन, जो 5 अभी हम बात कर रहे थे, जिसमें लगभग 189 कंट्री है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के थ्रू। इसका एम क्या है, बूस्ट करना किसको, डब्ल्यूबीजी। डब्ल्यूबीजी वर्ल्ड बैंक ग्रुप को एनुअली गारंटी इंश्योरेंस, वो भी कितना, $20 बिलियन बाई 2030 तक, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक गारंटी की बात करेंगे तो ये प्राइवेट लेंडर है, सॉरी, प्रोवाइड प्राइवेट लेंडर फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टर जो है, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उन पे प्राइवेट लेंडिंग करेगा ये। लेंडिंग यू कंसीडर उधारीकरण, रिक्वायर लार्ज लोन, फेस सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड सॉवरेन रिस्क एंड नीड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द सक्सेस, ठीक है। तो कुल मिला के ये डब्ल्यू गारंटेड जो है वो प्राइवेट लेंडर को यू कंसीडर क्या देगा, लेंडिंग देगा, उधारीकरण करेगा, इसलिए न्यूज में। 3 टाइप के कवरेज होंगे गारंटी में, जैसे क्रेडिट गारंटी में लोन होगा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए, ट्रेड फाइनेंस गारंटी होगी, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस अगेंस्ट किसके, नॉन कॉमर्शियल रिस्क फॉर प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके। इसलिए न्यूज में था। चलिए।